हेलो फ्रेंड्स, आपके साथ इस वीडियो के अंदर हम चर्चा कर रहे हैं निफ्टी के बारे में। और निफ्टी के साथ बैंक निफ्टी और पूरा मार्केट का एनालिसिस। और कल जो हमने चर्चा की थी कि बैंक निफ्टी जो है 35,800 पे एक रेजिस्टेंस जो है फेस कर सकता है, और आज ऐसा हुआ भी, तो चर्चा करेंगे भी आगे चल के। और आज के ट्रेड में जो सबसे खास बात थी, जो रोमांचक पल थे, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो के अंदर कि आज किस तरीके से बुल्स और बियर्स के अंदर काफ़ी जो है, एक समय तो ऐसी सिचुएशन थी जी, ऐसा लग रहा था कि जो दो बॉक्सर हैं वो आपस में एक दूसरे को मार रहे हैं, और पहला अगर एक जबरदस्त पंच देता है तो दूसरा उससे भी जबरदस्त पंच देता है। लेकिन वो रहा कुछ क्षण भर के लिए ही, वो मैं अभी चर्चा करूँगा आज की वीडियो में। और उसके अलावा जो भी सबसे खास बात हमें देखने के लिए मिली वो ये थी कि फार्मा आज रीबाउंड होता हुआ नजर आया। ऐसा लग रहा है कि जैसे अगले महीने की तैयारी आज से शुरू हो रही है, और जो भी शॉर्ट्स बिल्डअप थे जबरदस्त फार्मा में, आज वो कम होते हुए नजर आए, और ऐसा लगा कि थोड़ी शॉर्ट कवरिंग कल कंटिन्यू हो सकती है। तो फार्मा के अंदर हमें लग रहा है कि 3 से 5% का अपमूव जो है सिलेक्टेड शेयर्स के अंदर कल देखने के लिए मिल सकता है, जिसमें स्पेशली जो काफ़ी सोल्ड आउट स्टॉक्स हैं उनके अंदर ऐसा आपको देखने के लिए मिल सकता है। इसमें डॉक्टर रेड्डीज़ है। इसके अलावा मैं और अगर बात करूँ स्पेसिफिकली मिड कैप साइज़ के अंदर, तो एलेम्बिक फार्मा एक ऐसा शेयर है जिसके अंदर शाम के समय पर लास्ट के आधे घंटे में काफ़ी अच्छा नीचे से शॉर्ट कवरिंग देखने के लिए मिली। तो हो सकता है कि कल आपको एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग देखने के लिए मिल सकती है। रीज़न ये है कि फंडामेंटली बहुत साउंड है, वैल्यूशंस बहुत रीज़नेबल है। इसके अलावा जो है और ख़ास बात ये है कि वो पूरे महीने के दौरान उसने एक भी पुल बैक नहीं दिया है। तो जो पुल बैक आज देखने के लिए मिला शाम के समय, वो ये लगता है कि जो शॉर्ट्स बिल्डअप थे वो शॉर्ट्स जो है थोड़े से कट होते हुए नजर आएंगे, और कल एक शॉर्ट कवरिंग एलेम्बिक फार्मा के शेयर्स में देखने के लिए मिल सकती है। इसके अलावा औरोबिंदो फार्मा देखिएगा जिस तरीके से इस महीने न्यूज़ में रहा और सबसे ज़्यादा गिरावट वाले फार्मा शेयर्स में से एक रहा, तो उस शेयर्स के अंदर भी हमें पर्सनली ऐसा लगता है कि उस शेयर्स में भी एक शॉर्ट कवरिंग 30 से 40 रुपये की आ सकती है। तो 740 रुपये, 730 रुपये के भाव जो है शायद कल औरबिंदो फार्मा में भी देखने के लिए मिल सकते हैं, क्योंकि बहुत ही वोलेटाइल शेयर्स है, बहुत जबरदस्त शॉर्ट बिल्डअप है। अगर वो शॉर्ट्स अगले महीने कैरी नहीं होते हैं तो आप देखिएगा यहाँ पर एक जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग 30 से 40 रुपये की जो शॉर्ट कवरिंग हमें औरबिंदो फार्मा में भी देखने के लिए मिल सकती है। इसी तरीके से बाकी जो सिलेक्टिव फार्मा शेयर्स हैं जिनमें वैल्यूशंस बड़ी रीजनेबल है, वहाँ पर हमें लगता है कि अगले महीने के दौरान एक कंसोलिडेशन होगा, और कंसोलिडेशन के बाद अगले 2-3 महीनों के बाद जो है हमें लगता है कि फार्मा अभी भी एक सेफ जो है बेट है। वैल्यूशन वाइज मार्केट बेशक से ऊपर की तरफ है, लेकिन आप कुछ सिलेक्टिव फार्मा शेयर्स में देखेंगे तो वो इतनी लोअर वैल्यूशंस पर मिल रहे हैं, जैसे कि किसी चावल या दाल या चीनी की कंपनी को आप ले रहे हैं, यानी कि जिसमें कोई भी स्पेशलाइजेशन की जरूरत नहीं है, सीधा प्योर कमोडिटी बिजनेस की वैल्यूशंस के ऊपर वो शेयर्स ट्रेड कर रहे हैं। तो जहाँ पर कि R&D काफ़ी मेजर पोर्शन होता है, तो जेनेरिक ड्रग्स को जो है बाजार अभी ऐसे समझ रहा है कि जैसे दाल चावल चीनी या कमोडिटी बिजनेस है, बट मुझे लगता है कि बाजार उस चीज़ को जो है नज़रअंदाज नहीं करेगा, और वैल्यूशंस और डिविडेंड यील्ड और ग्रोथ इन सब पैरामीटर्स को देखेंगे तो फार्मा एक काफ़ी अच्छी बैट जो है, मुझे लगता है कि अगले महीने F&O सेगमेंट के अंदर एक अच्छा रुझान जो है देखने के लिए मिल सकता है पॉजिटिव साइड पे। और इसी तरीके से नेगेटिव साइड्स के ऊपर हमें लगता है कि बाजार के अंदर एक माइल्ड प्रॉफिट बुकिंग जो है आपको नेक्स्ट मंथ में देखने के लिए मिल सकती है। पिछले साल भी देखने के लिए मिली थी, इस बार भी अगर अप्रैल मार्च की बात करें तो वहाँ पर भी थी। तो लगभग 6 महीने के बाद जो है एक प्रॉफिट बुकिंग आती है। हालांकि पॉइंट्स वाइज में अगर आप बात करेंगे तो अप्रैल मार्च में ज़्यादा जो है वीकनेस थी पिछले साल की सितंबर के मुकाबले में, लेकिन परसेंटेज टर्म्स में अगर आप बात करेंगे तो पिछले साल सितंबर में प्रॉफिट बुकिंग थी। तो अब ये एक साल की जो प्रॉफिट लोगों के हाथों में है, तो शायद वो प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, और उसका जो श्रेय जाएगा वो शायद जाएगा डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस को, क्योंकि DIIs जो है अभी इस लेवल पर माल खरीद के बैठे हुए हैं कि वो ना चाहते हुए भी अगर प्रॉफिट बुकिंग करना चाहेंगे तो आप समझिएगा FIs उसको नीचे की तरफ गिरा सकते हैं, क्योंकि जो भी माल खरीदा है अभी DIIs की बाइंग है। FIs तो देखिएगा कैश में जो है माल बेचते रहे हैं। इसके अलावा कल के बारे में भी पर्टिकुलरली मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि DIIs थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं।
तो जिसका नज़रिया जो है कल का आउटलुक स्लाइटली नेगेटिव साइड में हमारा बनता है। तो कल के लिए स्पेशली, और आज जिस तरीके के डेटा पॉइंट थे उसके बाद ऑप्शन चेन में भी मैं आपके साथ बात करूंगा कि वो क्यों मुझे ऐसा लगता है। ऑप्शन चेन के डेटा जो है कल जो बियर से डरे हुए थे आज वो यहाँ पे चौधरी बने हुए थे पूरे बाजार के अंदर, और जो ऑप्शन के डेटा भी है वो बता रहे हैं, और मैं बताऊंगा वो किस वजह से बने हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े चौधरी हैं, लेकिन किसी पर्टिकुलर लेवल तक वो बियर्स जो है बाजार को रोक पाएंगे, और अगर बियर्स के कंट्रोल में एक बार बाजार आ गया तो हो सकता है कि कल जो मैं अभी आपके साथ बोल रहा हूँ कि जो है स्लाइटली लोअर साइड्स की तरफ जो है बाजार जा सकता है, वो जो है एक सीवियर सेलिंग की तरफ भी जा सकता है अगर बियर्स के कंट्रोल में अगर बाजार आ गया तो। लेकिन नीचे की साइड में बुल्स काफ़ी अच्छी पोजीशंस के साथ बैठे हुए हैं, तो नीचे के लेवल्स पे काफ़ी अच्छी बाइंग आ जाती है, ऊपर के लेवल पर अब सेलिंग देखने के लिए मिल रही है। तो उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि कल शायद 16,600 एक बार टूट जाए बाजार, एक बार 16,500 की तरफ भी बाजार जा सकता है, जहाँ पर कि बहुत ही मेजर सपोर्ट है। तो वहाँ पर देखना पड़ेगा कि अगर वहाँ 16,500 के नीचे अगर 2 घंटे या 1.5 घंटे काम हो जाता है किसी भी कारण से, हालांकि अभी तो 16,500 ही काफ़ी दूर है, तो ही आप एक बड़ी वीकनेस समझिएगा, अदरवाइज बड़ी वीकनेस नहीं आ सकती। 16,500 बहुत ही जबरदस्त सपोर्ट है जहाँ से बाउंस आ जाएगा। उसी तरीके से 16,700 निफ्टी के ऊपर बहुत ही अच्छी रेजिस्टेंस का काम कर रही है, जहाँ से आज बाजार पलटी भी किया। तो ये तो था बाजार के कल के आउटलुक के बारे में मेरी चर्चा, और इसके साथ साथ आप यहाँ पर ये भी देखेंगे कि बाजार के इतने हायर लेवल पर जो बहुत अच्छी ग्रोथ कंपनीज हैं, बहुत अच्छी पी रेशियोज, यानी कि आप उनकी पी रेशियो देखेंगे तो करीबन 10-12 के आसपास मिल जाएंगी। डिविडेंड यील्ड भी है, ग्रोथ भी है कंपनीज में, और फार्मा के अंदर ऐसे बहुत सारे शेयर्स आपको मिल जाएंगे। और आज उसी कैटेगरी में एक कंपनी के अंदर राकेश झुंझुनवाला जी ने भी जो है उसमें स्टेक बढ़ाया है अपना, हालांकि उनकी एक दूसरी फर्म ने सेल किया, उन्होंने इंडिविजुअल और उनकी वाइफ ने इंडिविजुअल लेवल्स पे बाय किया है। तो उस तरीके की जो फार्मा कंपनीज हैं वहाँ पर भी हमें लगता है कि वैल्यूशंस काफ़ी रीजनेबल है। वो शेयर्स है जुबिलेंट फार्मोवा, और मैं आपको डिस्क्लोजर बता दूं मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो के अंदर भी वो शेयर है, और हाल फिलहाल में ही हमने जो है उसमें एकुमुलेशन किया है। तो जुबिलेंट फार्मोवा पे आज जो है राकेश झुंझुनवाला जी ने भी जो है बाइंग की है, तो 600 रुपये से नीचे उसमें एक अट्रैक्टिव वैल्यूशन जो है हमें लग रही थी, और इवन हमें तो 610-620 के आसपास भी अट्रैक्टिव वैल्यूशंस लग रही थी जहाँ पे आज उसकी क्लोजिंग हुई है। तो वहाँ पर एक पॉजिटिव रुझान जो है फार्मा की तरफ से इस वजह से भी आपको देखने के लिए मिल सकता है कि जो बड़े एंकर इन्वेस्टर्स हैं उनको भी बहुत दिग्गज फार्मा कंपनीज जो कि वैल्यूशंस वाइज रीजनेबल आ गई हैं वहाँ पर बाइंग देखने के लिए मिल रही है। ये पूरा का पूरा जो भी मैं आपको साथ डिस्कशन कर रहा हूँ इसके अंदर मैं आपको ये की बात बोलूँगा कि बाज़ार हायर लेवल पर है, लेकिन फिर भी बहुत सारे शेयर्स आपको ऐसे लेवल पर मिल जाएंगे जहाँ पर कि पोर्टफोलियो में रखने लायक शेयर है। अगर 2 से 3 साल का नज़रिया है तो काफ़ी अच्छी वैल्यू क्रिएट हो सकती है। अब यहाँ पर अगर हम चर्चा करें कि ये जो चार्ट है, देखिएगा अभी मैंने जो चार्ट लगाया आज मैंने चार्ट लगा दिया 5 मिनट का चार्ट, और 5 मिनट का चार्ट आपको बताने के लिए बताया कि किस तरीके से बाज़ार के अंदर ये 5 मिनट का चार्ट आज अहमियत रखता था। देखिएगा जब सुबह बाजार खुले तो निफ्टी की बात कर रहा हूँ मैं पहले, देखिएगा बुल्स ने एकदम बाजार को ऊपर खींच दिया, और जब बाजार ने को ऊपर खींचा गया तो ये देखिएगा यहीं से जब थोड़ी सी सेलिंग आई, फिर बाजार थोड़ी देर कंसोलिडेट करता रहा ऊपर, फिर देखिएगा बुल्स ने आज ये डिसाइड किया कि आज 16,700 के ऊपर बाजार को लेके जाते हैं, और जैसे ही बाजार को 16,700 की तरफ लेके गए या जो भी एल्गो ट्रेड्स लगे हुए थे तो उसके कोरस्पोंडिंग एल्गो ट्रेड्स या हैवी सेलिंग्स आप देखिएगा 5 मिनट की 2 कैंडल्स, पहली कैंडल छोटी और उसके बाद थोड़ा सा सांस लेता, उसके बाद दूसरी कैंडल, यानी कि 2 जबरदस्त कैंडल ऊपर से पटक के मारी। और इसके अंदर सबसे खास बात बताऊं कि ये जो कैंडल्स बनी है इसमें बैंक निफ्टी के स्टॉक्स का बहुत बड़ा रोल था। उसके बाद देखिएगा नीचे तीसरी कैंडल रेड, लेकिन उसके बाद इतनी बड़े अमाउंट्स के साथ सेलिंग होने के बाद बियर्स थोड़ा शांत हो गए। उसके बाद देखिएगा बुल्स ने आधी जो भी करेक्शन हुई थी वो आधी कवर कर ली, उसके बाद फिर नीचे, फिर देखिए फिर बियर आए, फिर बुल्स आए, फिर बियर आए, और फिर लास्ट तक जो भी ये लास्ट के जो 1-1.5 घंटे में सेलिंग हुई है उसका जो है शॉर्ट कवरिंग जो है इंट्राडे की शॉर्ट कवरिंग लास्ट में हुई। तो इस पूरे घटनाक्रम से क्या लगता है कि जो ये इसको पॉइंट को देखें तो ये भी बता रहे हैं कि जो इतना माल बिका तो अगर जैसी बाजार ऊपर जाएगा तो सेलर्स एग्रेसिवली सेल कर सकते हैं। और ऊपर लेवल पे देखिएगा एक सबसे खास बात ये है कि बुल्स के पास कंफर्ट नहीं है। बुल्स के पास कंफर्ट ये नहीं है क्योंकि नए बायर्स हायर लेवल पर बाजार को नहीं खरीदना चाह रहे।
क्योंकि फिर मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं है प्रॉफिट की, और ऊपर के लेवल पे कोई फंस गया और तो उसको ये पता है कि अगर ऊपर से अगर वो 20% गिरेगा तो फिर उसको चलने के लिए चढ़ने के लिए 25% चढ़ना पड़ेगा अपने पुराने लेवल पे आने के लिए। तो ये भी एक रिस्क जो है बुल्स के फेवर में नहीं जा रहा है। इसके अलावा देखिएगा ये इंटरडे का चार्ट है, ये कैंडल भी ये कह रही है कि देखिएगा ऊपर से सेलिंग आ गई, रेड कैंडल बनी है, डोजी काइंड ऑफ कैंडल है, तो ये भी आपको इंडिकेट कर रही है कि भाई साहब कल बाजार को नीचे की तरफ बियर्स खींच सकते हैं। आज उन्होंने अपनी ताकत दिखाई, लेकिन इतनी ताकत नहीं है कि वो बुल्स की ताकत को रोक सके। लेकिन फॉर द टाइम बिंग, क्योंकि कल एक्सपायरी है तो महीने के सौदे होने हैं और महीने के सौदे में बियर्स एग्रेसिव है, तो इस बात की काफ़ी अच्छी उम्मीद हम लगा सकते हैं कि अगर बुल्स ऊपर बाजार को लेके जाएंगे तो ऊपर के लेवल पर बियर्स बाजार को नहीं टिकने देंगे, ऊपर तो टिकने नहीं देंगे, नीचे खींच पाएंगे, नीचे गिरा पाएंगे, इसकी संभावना मुझे 50% से ज़्यादा लगती है, मुझे 70% से ज़्यादा लगती है बल्कि, कि बाज़ार को नीचे की तरफ खींच सकते हैं, नीचे गिरा सकते हैं और 16,500 के आसपास तक बाज़ार को ला सकते हैं बियर्स। और अगर वहाँ पर 1 या 1.5 घंटे ट्रेड करा पाए या एक ही झटके में बहुत बड़े वॉल्यूम के साथ आपने तोड़ दिया और फिर उसके बाद आधे घंटे या 1 घंटे ट्रेड करा दिया 16,500 के नीचे, तो फिर आप कल देखिएगा कि फिर 16,300 भी आपको नज़र आ सकता है कल ही। अगर ये ऐसा होता है 16,500 के नीचे कम से कम 1 घंटे अगर ट्रेड करा दिया बियर्स ने, तो देखिएगा कल बियर्स 16,300 भी खींच सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग पोजीशंस इसका मतलब होगी तो वो तभी होगा कि लॉन्ग पोजीशंस अगले महीने कैरी नहीं हो रही। लेकिन उसी गिरावट के अंदर आप देखिएगा कि शॉर्ट कवरिंग फार्मा के अंदर आएगी, क्योंकि जब भी बाजार ऊपर से गिरता है तो जो हाई बीटा सेगमेंट है उनमें प्रॉफिट बुकिंग होगी, तो जो लो बीटा सेगमेंट्स हैं जहाँ पे वैल्यूशंस ठीक है वहाँ पर फार्मा जो है अब पूरे महीने की कंसोलिडेशन के बाद एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि मजबूती के साथ अगले महीने की एक्सपायरी में अपना रंग दिखा सकता है। मैंने जो फार्मा शेयर्स बोले वो तो है ही, लेकिन उसके अलावा भी जो बाकी फार्मा शेयर्स हैं उनमें भी बहुत दम है। इवन आप लार्ज कैप के अंदर भी देखेंगे तो लार्ज कैप के अंदर भी फार्मा कंपनी बहुत अच्छी वैल्यूशंस पर आ गई हैं। सन फार्मा के जो पिछले क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं और या जो परफॉर्मेंस उनकी इंप्रूव हुई है, उसके बाद अगर आप सन फार्मा को भी देखेंगे दिग्गज, क्योंकि इंडेक्स के अंदर शेयर्स है, तो सन फार्मा बहुत बढ़िया, मतलब आप 4-5 साल के अंदर जो बेहतरीन रिजल्ट थे, जो 4-5 साल के अंदर जो हमें रिजल्ट नहीं देखने के लिए मिले, वो सन फार्मा के अगर पिछले क्वार्टर के रिजल्ट देखोगे तो वो वहाँ से भी एक जो है ऑप्टिमिज्म आ रहा है। तो हो सकता है कि बुल्स जो है सन फार्मा को भी नीचे से खींचें और अगले महीने का जो है सरताज जो है शायद सन फार्मा भी बन सकता है। उसके अंदर भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें ट्रेडिंग वाली भी मिलती है, और क्योंकि फंडामेंटल वैल्यूज़ भी आ गई और अभी पूरे बाजार की फार्मा की करेक्शन में सन फार्मा ने अपनी तेज़ी को ज़्यादा नहीं छोड़ा है। हालांकि देखिएगा फार्मा में जब वीकनेस आई तो सब में आई थी, लेकिन सन फार्मा भी एक काफ़ी बेहतरीन फंडामेंटल वैल्यूज़ के साथ इस समय पर काम कर रहा है। तो बुल्स हो सकता है कि जब भी बाजार को नीचे खींचने की कोशिश बियर करेंगे तो सन फार्मा एक काफ़ी अच्छी जो है कैंडिडेट बन सकता है। हालांकि देखिएगा अब इतना वेट नहीं होता सन फार्मा का जितना आज से 8-10 साल पहले होता था इंडेक्स में, क्योंकि वो पिछले 5-7 साल में चला नहीं, तो उसकी जो जगह है वो दूसरे शेयर्स ने ले ली। किसी समय पर सन फार्मा टॉप 10 शेयर्स के अंदर जो शुमार होता था और इंडेक्स को मूव करने में अहम भूमिका होती थी। तो लेकिन फिर मुझे लगता है कि फार्मा के अंदर अभी भी वैल्यूशंस बहुत ज़बरदस्त है। हालांकि वो शेयर्स 30 से ऊपर की पी रेशो पे अभी भी ट्रेड कर रहा है, लेकिन उसमें गुंजाइश शायद मुझे लगता है कि बुल्स देख सकते हैं। इसके अलावा देखिएगा बुल्स जो इस महीने के अंदर जितने भी दिग्गज शेयर्स थे सबको खींचने की पूरी कोशिश कर ली है। देखिएगा इस महीने में सबसे खास बात क्या है कि जो हैवी वेट्स हैं HDFC लिमिटेड चला है, HDFC बैंक को नीचे से कवर करा के लिया है, रिलायंस 2200 के ऊपर चला गया, बजाज फिनसर्व को ऊपर क्लोज करा दिया, 7,000 पे बजाज फाइनेंस आ गया, इन्फोसिस अपने लाइफ टाइम हाई पर है, TCS अपने लाइफ टाइम हाई पर है। तो इस तरीके से जो दिग्गज कंपनियां हैं इस बार, इसके अलावा HUL को चला दिया, तो जो भी जहाँ पर भी स्कोप था वो सब चल गई है अदर देन फार्मा। तो इसका मतलब हमें ये लगता है कि बाजार के अंदर नीचे के लेवल पे फार्मा पिकअप करेगा। और इसके अलावा अगर इन बड़े शेयर्स के अंदर रोल ओवर्स अगले महीने भी तेज़ी की तरफ बने तो बाजार रुक जाएगा। अगर यहाँ पर बियर्स को पता चल गया कि ना भाई साहब इसमें तेज़ी नहीं हो रही है, या जो बुल्स बहुत अच्छे प्रॉफिट पर हैं वो अपना माल बेचकर निकलते हुए आपको नज़र आ सकते हैं, और ऐसा आपको जो पिक्चर क्लियर होगी वो कल 11 साढ़े 11 बजे के बाद जो है
ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगी कि कौन बाजी मार रहा है और कौन किस साइड पे। हालांकि मुझे देखिएगा तेज़ी की संभावना लिमिटेड लगती है 16,700 16,720 वहाँ पर जो है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो वहाँ पे क्लोजिंग है, बट मुझे लगता है कि वहाँ पर भी एक सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिल सकता है। एडवांस डिक्लाइन रेशो आज जो है डिक्लाइन वाले 645 शेयर्स थे, एडवांसेस ज़्यादा थे लेकिन शाम होते होते एडवांसेस कम हो गए, कंफर्टेबल पोजीशंस थी और कल की बहुत ज़बरदस्त एडवांस डिक्लाइन रेशो के बाद आज थोड़ी सी कंफर्टेबल थोड़ी सी वीक होती हुई नजर आई। और शायद मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट दिन की एक्सपायरी के लिए जो है शायद बियर्स ने आज जो है माल नहीं बेचा और 2 दिन अपने जो है पत्ते छोड़ दिए। अब यहाँ पर आप देखिएगा 1,000 करोड़ की सेलिंग, एफआईज लगातार सेल कर रहे हैं। अगर एफआईज ने कल बाइंग कर ली तो भैया बात अलग है, अगर एफआईज ने कल बाइंग नहीं की तो डीआईज देखिएगा बहुत माल खरीद चुके हैं। और अगर जिस तरीके से पिछले महीने के दौरान स्मॉल और मिड कैप में मोमेंटम नहीं हुआ तो ये बात ध्यान से चलिएगा, ये मोमेंटम की जैसे ही वीकनेस होगी, मैंने आपको बोला था जैसे ही फ्लो रुकेंगे, मोमेंटम रुकेगा ना भाई, बीएस बाजार को नीचे गिर देंगे। तो अगर ये फ्लो जो डीआईज को अगर नहीं आया, क्योंकि स्मॉल कैप और मिड कैप में तेजी आई नहीं, तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं जनरली जो म्यूचुअल फंड्स में, वो क्या करते हैं, अपना हाथ खींच लेते हैं और नए जो आप ये समझिएगा म्यूचुअल फंड्स के अंदर पैसा आना थोड़ा सा कम हुआ नहीं, तो म्यूचुअल फंड्स भी अपनी जो पोजीशन है उसको हैज या थोड़ा सा लिमिट कर लेते हैं बाइंग करने में। और जैसे ही उन्होंने लिमिट करेंगे भाई सब एफआईज को पता चल जाता है और वो तुरंत सेलिंग लगा देते हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि एफआईज, लेकिन एफआईज ने इतना माल बेचा और वो सारा डीआईज ने उठा लिया। इसके अलावा जो सबसे खास बात मैं आपके साथ करने जा रहा हूँ, जो हमारे को एक मंदी की तरफ लेके जा रही है, हम उससे सचेत रहना चाहिए, क्योंकि हमारे पोर्टफोलियो में जो है हमेशा एक चीज़ जो है ध्यान रखनी पड़ती है कि जो इनफ्लोज हैं, वैल्यूशंस के साथ साथ एक बात कि इनफ्लोज अगर वीक हो गए तो पोर्टफोलियो में डैमेज हो सकता है। और इनफ्लोज वीक होने की चांसेस एलआईसी के आईपीओ से संबंधित खबरों की वजह से हो सकता है। अगर अब हम अगस्त के अंदर हैं तो लास्ट वीक में हम ये मान के चलते हैं कि एलआईसी का जो है आईपीओ आ जाए, और जिस सरकार अब जिस तरीके से रोज़ जो है एलआईसी के बारे में न्यूज़ फ्लोट कर रही है, अगर वो कहीं पर भी जनवरी फरवरी में आ गया तो उसके लिए जो फंड्स अरेंज करने हैं वो डीआईज को भी करने हैं, एफआईज को भी करने हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि जो एलआईसी का जो भी आईपीओ आएगा वो हमें अपने पोर्टफोलियो में रखना ही रखना है। और सरकार ऐसी वैल्यूशंस पर भी नहीं देगी कि जो रीजनेबल ना हो। तो हमें लगता है कि एलआईसी एक रीजनेबल वैल्यूशंस पर आएगा और एलआईसी का शेयर्स हमें अपने पोर्टफोलियो में रखना ही रखना है। और मैं आपको डिस्क्लोजर के रूप में बता दूं कि जो है हमने उसका तो पहले ही प्रोविज़न जो है बना के रखे हुए हैं, लेकिन इस तरीके के आईपीओ के लिए, और उस तरीके के आईपीओ में फुल अमाउंट जो है हम अप्लाई करेंगे, या हो सकता है कि हम उसको रिटेल ना करके एचएनआई कोटे के अंदर भी जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो वो तो स्थिति बताएगी जब वो आईपीओ आएगा, तो क्योंकि बहुत बड़ा आईपीओ है। और सबसे खास बात है कि एलआईसी की जो होल्डिंग्स हैं बहुत सारी डिफरेंट कंपनीज में, हालांकि वो पॉलिसी होल्डर्स के पैसे से हैं, शेयर होल्डर के पैसे से नहीं है। और जिस तरीके से इंडिया के किसी भी शहर में आप चले जाइए, यार मैं दिल्ली में रहता हूँ तो दिल्ली के अंदर देखिएगा जो कनॉट प्लेस वाला इलाका है उसके अंदर आप चारों तरफ नज़र दौड़ाएंगे तो आपको पता चलेगा कि 25% से ज़्यादा जो बिल्डिंग है वो एलआईसी की है, और एलआईसी ने वो मल्टीनेशनल्स को या गवर्नमेंट को या बाकी ऑर्गेनाइजेशंस को किराए पे दी हुई हैं। तो जिस तरीके से वो रेंटेड इनकम एलआईसी के पास आती है, डिविडेंड की इनकम एलआईसी के पास आती है, बहुत सारे स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, बहुत सारे स्टेट ऑर्गेनाइजेशंस को जो उन्होंने डेट दिए हुए, लोन दिए हुए हैं, उनसे जो आने वाली इंटरेस्ट इनकम है, तो एक बेइंतहा वैल्यूशंस जो है उसकी होनी है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि रिलायंस की जो वैल्यूशंस होगी, अभी तो बजा रही है कि रिलायंस से ज़्यादा होगी, पर मुझे लगता है कि रिलायंस की वैल्यूशंस से डबल से भी ज़्यादा होगी। ऐसी वैल्यूशंस जो है एलआईसी के अंदर देखने के लिए मिल सकती है। और एलआईसी कॉरपोरेशंस को छोड़कर अब कंपनी का स्टेटस ले लेगा, और जब कंपनी का स्टेटस लेगा तो गवर्नमेंट उस पर अपना कंट्रोल भी कम करेगी, और जिसकी वजह से आप यहाँ पे देखेंगे कि बहुत सारी जो लो वैल्यूशंस पर कंपनीज मिल रही हैं उसके अंदर एक ओनरशिप स्टेक जो है भी जो है एलआईसी जैसी कंपनियां लेती हुई नज़र आएंगी। अगर वर्ल्ड के हिसाब से एलआईसी जैसी कंपनीज को अगर हम देखें तो वो ऐसी कंपनीज को जो लो वैल्यूशंस के ऊपर ट्रेड कर रही हैं, बहुत बढ़िया बिजनेस मॉडल है, तो वहाँ पर कंपनी ओनरशिप बेसिस पर भी उस कंपनी को एक्वायर कर सकती है। तो एलआईसी एक बहुत ही बड़ा विट वृक्ष है, और मुझे ऐसा लगता है कि वो सबको फल देने वाला होगा, और सरकार की उसमें हिस्सेदारी एक तो डिविडेंड भी अच्छा मिलेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए वो शेयर रखने वाला बनेगा, और जिसकी वजह से ऐसा लगता है
कि हर व्यक्ति कुछ ना कुछ जरूर से जरूर उसमें पैसे डालेगा, और इसके अलावा जो पॉलिसी होल्डर्स हैं उनके पैसे भी आने हैं। तो ये जो इतनी बड़ी मनी जो उसके अंदर आएगी, तो करीबन हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये 1.5 लाख करोड़ से लेकर 2 लाख करोड़ तक का जो अमाउंट है वो गवर्नमेंट रेज करेगी आईपीओ के माध्यम से। तो इतना बड़ा अमाउंट जो अब रेज करेगी, तो एक ऊपर से मैं ये नहीं कह रहा कि सेलिंग प्रेशर आए ना आए, बट ऊपर से बाजार के ऊपर जाने की जो कैपिंग है वो जरूर से जरूर निर्भर करती है। तो इसलिए जो ट्रेडर्स हैं वो बात को समझते हैं। तो मुझे लगता है कि निफ्टी के अंदर स्पेशली आउट ऑफ द मनी जो दूर के पीरियड की कॉल्स हैं, उसके जो सेलर्स हैं वो काफ़ी एक्टिव हो जाएंगे। जैसे मान लीजिएगा हम सितंबर में बैठे हुए हैं, तो अक्टूबर के अंदर अभी हम 16,700 पे, तो 18,000 की कॉल जो बेच के बैठे होंगे, तो 100-150 रुपये वहाँ पे मिल जाने कॉल के, और 18,000 तक शायद बाजार ना जाए। और थोड़े से जो एग्रेसिव ट्रेडर होंगे तो 17,000 की कॉल भी शायद सितंबर या अक्टूबर की सेल करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि ये जो ओवरहैंग है ये बाजार के अंदर बाजार को बढ़ने से रोकेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि बाजार को गिरा देगा, बट बढ़ने की जो लिमिट है उसको कैप कर सकता है। इसके अलावा दूसरा ये भी है कि अगर ये वहाँ पर पहुँचेगा बाजार, तो वहाँ पे सेलिंग आ सकती है, और बाजार एक लंबे प्रॉफिट बुकिंग के ऊपर बैठा हुआ है। तो उस वजह से भी जो है ऊपर की थोड़ी सी, अगर आप आउट ऑफ द मनी जाके कॉल्स को जो सेल करने वाले लोग हैं वो आपको एक्टिव होते हुए शायद नज़र आएंगे। तो वो मेरा एक जर्नली एक आइडिया क्रिएट हो रहा है कि किस तरीके से ट्रेडर काम कर सकते हैं, और ब्लैंक सेल करने की बजाय, और जिनके पास अच्छा पोर्टफोलियो है और वो बड़े आराम से जो है निफ्टी के ऊपर की कॉल बेचेंगे, तो उनको एक और कंफर्ट आ गया। अगर वो कॉल इन द मनी होती भी है किसी भी कारण से, तो जो पोर्टफोलियो की वैल्यू वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ जाती है। और जो लोग प्रीमियम देने में नहीं डरते हैं, तो शायद वो लोग अपने पोजीशंस को हैज करने के लिए शायद पुट ऑप्शंस को भी बाय करते हुए नजर आए। तो हालांकि पुट ऑप्शंस को बाय करने से हैजिंग ज़्यादा होती है, लेकिन थोड़ी सी कॉस्ट बियर करनी पड़ती है, जैसे इंश्योरेंस की कॉस्ट बियर करनी पड़ती है। और जो लोग प्रीमियम खाना पसंद करते हैं और अपने पोजीशन को हैज करते हैं, तो वो ज़्यादा, लेकिन कॉल ज़्यादा मात्रा में बेचनी पड़ती है अपने पोर्टफोलियो के सामने। तो या तो वो कॉल बेचते हुए नज़र आएंगे, और अगर फंड्स नहीं अलाउ हो रहे होंगे तो फिर लोग जो है पुट भी खरीद सकते हैं। तो अगले महीने में शायद इस तरीके से हैजिंग होती हुई आपको बड़े प्लेयर्स की तरफ से नज़र आएगी। और उसका मेन रीज़न है कि अगले 5-6 महीने के अंदर हम मान के चल रहे हैं कि LIC का IPO आ सकता है, और गवर्नमेंट ने जिस तरीके से रोड मैप दिया है कि किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करेंगे और किस तरीके से पैसा इकट्ठा करेंगे, और तो इस बात की संभावना काफ़ी ज़्यादा हमें लगती है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर इंडेक्स के अंदर कोई ज़्यादा बाइंग तो है नहीं, कुल महीने में 2,131 करोड़ की बाइंग है। लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा कि ऑप्शंस बड़ी जबरदस्त बाइंग की हुई है, 2340। अब अगर ये ऑप्शंस पुट ऑप्शंस हो गए, ध्यान से समझिएगा, कल को सेल की थी, अगर ये ऑप्शंस पुट ऑप्शंस हैं तो बाजार नीचे है, कॉल ऑप्शंस हैं तो बाजार ऊपर है। बट ऊपर कैपिंग है, मैं आपको बताऊंगा वो अभी क्यों भी जब बैंक निफ्टी पे एनालिसिस करेंगे। स्टॉक के अंदर काफ़ी अच्छी बाइंग है, इन्होंने पूरे महीने स्टॉक में अच्छी बाइंग की है। स्टॉक के ऑप्शंस में कोई ज़्यादा ट्रेड है ही नहीं। ये देखिएगा आज के शेयर्स, अदानी पोर्ट चला, HDFC लाइफ, इंडाल्को, ONGC, कोल इंडिया, टाटा मोटर्स एंड TCS। ये दिग्गज देखिएगा TCS को आज खींच के लेके आए, और इसके अलावा रिलायंस को भी खींचा हुआ था। अब यहाँ पे गिरावट थी आज बजाज फिनसर्व, टाइटन, मारुति, भारतीय एयरटेल, JSW, और टाटा स्टील, एक्सिस, ग्रासिम, डॉक्टर रेड्डीज और महिंद्रा। और जैसे मैंने आपके साथ जो है चर्चा भी की थी कुछ अपने व्यूज़ के साथ, 600 रुपये से ऊपर जो है भारतीय एयरटेल में सेलिंग आ जाती है। तो शायद ये आपको थोड़ा दिनों बाद 600 के नीचे ही ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। निफ्टी बैंक केवल 125 पॉइंट की गिरावट, हाई था 910, नीचे था 500, तो केवल 410 पॉइंट की रेंज में काम करता हुआ नजर आया, लेकिन लोअर बैंड पर क्लोज हुई है। और ये कैंडल भी इसी बात की गवाही कर रही है। लेकिन कैंडल जो निफ्टी बैंक की है वो आप देखिएगा फिर भी ठीक है, लेकिन रेड कैंडल है, लेकिन ऊपर से खींचा जो है जरूर गया है नीचे की तरफ बाजार को। ये है आज का चार्ट। तो देखिएगा ये जो मैं आपको बोल रहा था, सुबह जब बाजार खुले तो ये एकदम नीचे खींच के लेके आए, ठीक है जी। ये 9:30 पौने 10 बजे के आसपास की बात है। उसके बाद देखिए ना, बुल्स ने एकदम बाजार को खींच दिया। ये तो पहले 900 ले गए थे, 35-900, फिर ये देखिएगा बुल्स ने बाजार खींचा, और ऐसा लगा एक ही झटके में खींचा, जैसे कि अलगो में ट्रेड लगे हों कि जो भी माल दे रहा भैया दो। तो 5 मिनट तक एक बार भी सांस नहीं ले दिया। फिर बियर की बारी थी, बियर ने कहा भैया आने दे बाजार को। एक कैंडल बनाई, दूसरी कैंडल, और जैसे दूसरी कैंडल को उठाने की कोशिश की बुल्स ने, भाई साहब बियर ने कहा ले भैया पूरा माल ले, पूरा ऊपर से पटक के बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ ये सेलिंग हुई थी। ध्यान रखिए कि तीसरी कैंडल के अंदर सबसे खास बात क्या थी, तीनों कैंडल में थी, लेकिन तीसरी कैंडल में खास बात थी वॉल्यूम बड़े जबरदस्त है।
और उसके बाद देखिएगा थोड़ा सा सांस दिया, ऊपर गया बाजार, फिर नीचे आधा एक घंटा, फिर आधा एक घंटा ऊपर, फिर नीचे, फिर आधा घंटे ऊपर। लेकिन जब लास्ट के 5-7 मिनट बचे ना भाई, अब बाजार को ऊपर से नीचे देके मारा। तो ये भी इंडिकेट कर रहा है कि भाई साहब बाजार को 35,800 के ऊपर जो है बाजार को नहीं टिकने देंगे। तो 35,800 पहली कैपिंग है, दूसरी 36,000 ऊपर की तरफ। ये बहुत ज़बरदस्त रेजिस्टेंस है दोनों, और मुझे तो 35,800 बहुत ज़बरदस्त रेजिस्टेंस लगती है। और नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो 35,000 और 35,100 बहुत अच्छी सपोर्ट है। और आज जहां बाजार बंद हुआ है 35,500 को बाजार ने टूटने नहीं दिया। तो ये सबसे खास बात है कि बाजार 35,500 के नीचे नहीं गया, ये सबसे खास बात थी। और उसी सपोर्ट पे बाजार बंद हुए। तो अगर गैप डाउन हो जाती है 35,500 के नीचे ही बाजार ओपन होता है, फिर 35,500 की तरफ नहीं आता तो फिर वीकनेस है। ऊपर अगर खुलता है तो 35,800, 35,900, 36,000 यहाँ पे रेजिस्टेंस आएगा। तो वहाँ पर आपको केयरफुली जो ऊपर की तरफ देखना चाहिए। और आज जो है वीकनेस थी, लेकिन किसी भी ऐसे बैंक में कोई बहुत बड़ी वीकनेस नहीं थी, नॉर्मल थे। लेकिन ऊपर जहाँ से गिरे हैं वहाँ से अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा करेक्शन आपको देखने के लिए मिला। पुट कॉल रेशियो बिल्कुल न्यूट्रल है, न्यूट्रल, दोनों बराबर के रास्ते हैं, दोनों के लिए बराबर के रास्ते खुले हुए हैं, बुल्स के लिए भी और बियर के लिए भी। लेकिन देखिएगा आज बुल्स के अंदर कैसे ताकत आ गई। देखिएगा बुल्स ने आज मन बना लिया जी, देखिएगा बियर्स को निपटाना है। तो बुल्स ने सुबह तो बहुत अच्छी जो है पुट राइटिंग की थी, लेकिन शाम होते होते पुट राइटिंग कम हो गई। और जब ये जो दिन में मैंने बताया ना कि जो रेड वाली बड़ी कैंडल जो बनी, और जब बुल्स ने ऊपर बाजार को खींचा और बीएस ने खींचा, उसके बाद शाम तक बियर्स के अंदर थोड़ी सी कॉन्फिडेंस देखने के लिए मिला। और उसने ये कहा कि भाई साहब मैं कल बाजार को 16,700 से ऊपर नहीं जाने दूंगा। वो जाएगा नहीं जाएगा वो कल देखी जाएगी वो तो। लेकिन भाई साहब जो ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है ना 16,700 पे, 40,000 कॉन्ट्रैक्ट आज लिख दिए गए कि 16,700 कॉल राइटिंग जबरदस्त, 16,650 पर भी राइटिंग है, 19,000। यानी कि बियर ये कह रहा है भाई बाजार ऊपर तो नहीं जाने देंगे, नीचे हमसे जाया जाए या ना जाया जाए, पर ऊपर तो हम रोक लेंगे। तो ऊपर रोकने की तो पूरी कोशिश होगी कल, ये तो पक्का है। नीचे देखिएगा 29,000 कॉन्ट्रैक्ट 16,600 पे है, 1,01,000 कॉन्ट्रैक्ट है, ये भी काफ़ी अच्छी सपोर्ट है। लेकिन मेजर सपोर्ट है जो इसके टक्कर की जैसे जो 16,700 जैसी रेजिस्टेंस है, उससे भी ज़्यादा मजबूत सपोर्ट है 16,500 पे, जो कि मैं एक अहम लेवल बता रहा हूँ कि 16,500 से ही बाजार, अगर कल बाजार 1-2 बार जाता भी है 16,500 पे तो ध्यान रखिएगा, तो पहले झटके में तो नहीं टूटना। अगर टूट भी गया ना तो 16,500 की तरफ आएगा जरूर एक बार, क्योंकि 16,500 इतनी जल्दी नहीं टूटने देगा। 16,500 के नीचे 1 घंटे काम होगा कम से कम, तभी 16,500 को टूटा हुआ मानिएगा, नहीं तो 16,500 टूट ही नहीं सकता, इतना मजबूत है 16,500। तो 16,500 पे 1,40,000 कॉन्ट्रैक्टर, 16,700 पे 1,36,000। तो मोस्ट प्रोबेबली 16,500 से 16,700 के बीच में कहीं पर भी एक्सपायरी होनी चाहिए। तो ये एक एक्सपायरी बनती है। और देखिएगा बैंक निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी में तो ये देखिएगा पता नहीं कहाँ से जान आ गई बीएस के अंदर। बीएस ने देखिएगा 35,500 पे 22,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड कर दिए, 35,600 पे 30,000, 35,700 पे 30,000 सॉरी 25,000, और 35,800 पे 24, यहाँ पे 26 और ये 17,000। तो ये हर लेवल पर, हर 100 पॉइंट के लेवल पर जबरदस्त ऊपर इंटरेस्ट जो है यहाँ पे बिल्डअप हुआ है कॉल साइड पे, यानी कि जबरदस्त कॉल राइटिंग है। और जहाँ पर कि पुट राइटिंग की बात करें तो पुट राइटर देखिएगा उन्होंने तो अपनी अनवाइंडिंग कर ली। अब इसको देख के ऐसा लगता है, अगर मान लीजिएगा इस ऑप्शन चेन को देखते हैं तो इसका मतलब तो ये लगता है भाई 36,000 के तो ऊपर बाजार जाने नहीं देंगे, 35,800 पे 62,000 का बिल्डअप है, वो भी जबरदस्त है। और सबसे खास बात ये कि पुट वालों ने तो भाई साहब आज अपनी अनवाइंडिंग कर ली। तो इसको देख के तो ऐसा लगता है कि कल शायद 35,000 लगा भी दे, तो 35,000 शायद कल भी लगा दे बाजार, और ऊपर 35,800। तो 35,000 से लेके 35,800 एक मोस्ट फेवरेबल जो है हमारे को लगता है कि जिसके अंदर बाजार रह सकता है। आज कहाँ थी गिरावट देखिएगा, स्टार, हेवल्स में पता नहीं आज किस वजह से आपको सुबह से ही वीकनेस देखने के लिए मिली। और देखिएगा न्यूज़ फ्लोज होते हैं लेकिन उनका असर जो है हेवल्स जैसी कंपनी पे ज़्यादा नहीं होता, और हेवल्स जो है काफ़ी मजबूत शेयर है। लेकिन अब देखिएगा अगर इकोनॉमी में थोड़ा स्लो डाउन लगेगा और अअगर कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी कम होगी तो फिर ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रिकल जो फिटिंग्स है उसमें भी जो है आपको चैलेंज देखने के लिए मिल सकते हैं। तो अब देखते हैं कि जो अब बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशन वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं
तो नई कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में थोड़ा सा मंदा है, तो जिसकी वजह से आपको लगता है कि न्यू कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं उसमें भी मंदी हो सकती है, और वहाँ पे जो फिटिंग्स वगैरह है वहाँ पे भी डिमांड कम हो सकती है। तो जो यहाँ से पुल बैक की उम्मीद कर रहे थे वो कम है, लेकिन रेजिडेंशियल साइड पर काफ़ी अच्छी डिमांड जो है अभी भी हैवेल्स जैसे प्रोडक्ट की काफ़ी ज़बरदस्त है। और साथ साथ अब हैवेल्स के साथ अगर आप इसी तरीके की पॉलीकैब जैसी कंपनीज को देखेंगे तो वहाँ पर भी जो है एक पॉजिटिव रुझान आपको देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन अभी वो वैल्यूशंस वाइज दोनों जो कंपनियां हैं वो अच्छी वैल्यूशंस पे हैं, थोड़ी सी हमें तो स्ट्रेस साइड पे लगती है, लेकिन हैवेल्स 1000 रुपये के आसपास आपको मिलता है, तो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में रखने लायक शेयर्स है। और मैं बहुत बार हैवेल्स के बारे में चर्चा आपके साथ कर भी चुका हूँ। तो आज की एक लंबी वीडियो 30 मिनट की वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और वीडियो कैसी लगी जरूर से जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।